Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ कुछ दोस्त हैं और इनसे हम ये बात करेंगे कि जो बिहार में वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ना और हटाना, ये जो विवाद है अभी, जो जिसे चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया, उसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो 2003 से जिनका नाम ऐड हुआ है बिहार के वोटर लिस्ट में, उनको वेरिफिकेशन करवाना होगा। 2003 से पहले वालों की जो लिस्ट है वोटर लिस्ट में, उनका नाम है और इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है कि 2003 के बाद से हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देंगे, ये एक अलग विवाद। और दूसरी बात कि जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाहर जाकर अपने भरण पोषण के लिए पलायन कर चुके हैं और सिर्फ बिहार इसलिए जाते हैं कि उन्हें वोट डालना है, तो उनका क्या होगा। अब इस दोनों चीज को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि जो पलायन किए हैं, जो बिहार से बाहर हैं, उन प्रवासियों का क्या होगा वोटर लिस्ट में, उनका नाम तो कट जाएगा। मोटे तौर पर आंकड़े अगर देखें तो 94 लाख प्रवासी ऐसे बताए जा रहे हैं जो बिहार से बाहर हैं, अपनी पलायन के लिए पलायन कर चुके हैं और वो बाहर में कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में जो नाम है वो बिहार में ही है। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे हम ये बात करेंगे कि जो बिहार से बाहर हैं वो अपने वोटर लिस्ट में नाम ऐड कैसे करें या फिर उन्हें कौन सी समस्याएं आ रही है। इस पर जो चुनाव आयोग आदेश दे दी है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा गया 11 डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड नहीं है, उसमें वोटर लिस्ट तो आप दे ही नहीं सकते वोटर लिस्ट में नाम, तो फिर वो कैसे करेंगे। वेबसाइट पर इतने आसान भी नहीं है कि आप खुद से ही डाउनलोड करके इसे भर सकते हैं, फोन आपका लगेगा नहीं। आप जब चुनाव आयोग के किसी वेबसाइट पर जो हेल्पलाइन नंबर है 1950, इस पर भी फ़ोन करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र पर ट्रांसफ़र किया जाएगा कॉल, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे साथ अलका हैं, राहुल हैं और आशीष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि सबसे पहले ये समझते हैं कि अलका, आप ये बताएं कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने कहा है, चुनाव आयोग का ये कहना है कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं, उन्हें अपने जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ठीक है, अब ये सभी लोग करीब करीब 21 से 38 साल के हैं। अब इसके बाद ये तो आ जाते हैं कि जो इस वक्त में पैदा हुए, इनका वोटर लिस्ट में नाम 2003 तक तो होगा नहीं, जो अभी के हिसाब से अगर देखें, और वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो फिर इन्हें जोड़ने के लिए सबूत देने होंगे और सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो उन्हें बनवाना पड़ेगा। अब ज़्यादातर आबादी जो 10th है वो पास नहीं किए, 2% लोग हैं जो 10th पास हैं, एक जो डेटा कह रही है उसमें। तो इससे समस्याएं आ रही है। अगर जैसे हम आप भी बाहर हैं तो आपको पहली बार अगर ऐसा लगे कि जैसे टाइम कम है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा पहले चुनाव आयोग की जो आदेश है उस पर? सबसे पहले तो जब मुझे पता चला, ये खबर पता चली, तो बहुत कम टाइम दिया गया। एक्चुअली 1 महीने का टाइम बहुत कम होता है। अगर 6 महीने 7 महीने हमारे पास होता, जो वैसे लोग जो बाहर रह रहे हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जाके अपनी चीज़ें करवा के वापस अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते थे। लेकिन अब हमारे साथ जो मेन दिक्कत है वो ये है कि इतने कम टाइम में टिकट होना सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने खुद ही कहा कि वेबसाइट काम नहीं करता, तो अगर हम यहाँ से बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, हम करें तो करें क्या। मतलब हम ऐसा क्या करें कि हम 1 महीने के बीच में, इस 1 महीने के भीतर टिकट भी हो जाए, हमें छुट्टी भी मिल जाए, हर कोई वर्किंग है, उस हिसाब से छुट्टियाँ मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोग हैं जो शायद अपना नाम इस सूची में डलवा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो यही आ रही है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रोसेस बहुत लंबा है, प्लस टिकट, और सबको पता है कि बिहार की जो ट्रेन यात्रा है वो कितनी मुश्किल है, कितनी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो हाँ, ये दिक्कत है कि 1 महीना बहुत कम समय लग रहा है मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो प्रवासी हैं वहाँ से आए हैं तो वो पलायन कर मजदूरी करते हैं, तो इस ऐसे में सवाल ये भी है कि ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, यहीं पे लोग रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। हमारे साथ राहुल हैं, राहुल से ये भी समझते हैं, राहुल हैं हरियाणा तक देखते हैं, लेकिन राहुल समझने वाली बात ये भी है कि जो मज़दूर हैं, जो हमारे बिहार से बाहर रहते हैं, वो पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, ये इन सब जगह पर आकर काम करते हैं। तो जो चुनाव आयोग का जो मेन आदेश है कि आपको इतने दिन पर, चुनाव में अभी 2 से 3 महीना है, लेकिन आपको हम टाइम दे रहे हैं, सिर्फ 20 से 25 दिन है, 25 जुलाई तक आपको फॉर्म सबमिट करनी है, आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा।
तो ऐसे में तो ये समझा जाए ना कि 94 लाख जो वोटर्स हैं उनका या तो नाम कट जाएगा, वोट तो वो दे नहीं पाएंगे, फिर वो नहीं तो जा ही नहीं पाएंगे, तो वो भरेंगे कैसे? देखिए, एक तो सबसे पहले राजू जी, इसमें समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये प्रवासी वोटर हैं, इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा में जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो उन्होंने अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है जो इन्हीं वोटर्स को टारगेट करता है जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। तो जैसे छठ का त्यौहार होता है, तो हरियाणा बीजेपी की जो यूनिट है उसकी बाकायदा संगठनात्मक ड्यूटियाँ लगती है कि वो छठ मनाने के लिए इन्हीं लोगों के जो पूर्वांचल से हैं या बिहार से हैं उनका संगठन होगा, उसमें संगठन में एक व्यक्ति को पद दिया जाएगा और वो फिर इन्हीं लोगों का पूरा डेटा जुटाता है, इनको पार्टी के साथ जोड़ता है। तो अब हरियाणा में बीजेपी के नेताओं की ये भी ड्यूटी लगी है कि इन प्रवासियों को, जो बिहार के वोटर हैं, इनको इन्फ्लुएंस करना है पार्टी के प्रति, इनको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और इनको हो सके तो वापस भेजने का प्रबंध भी करना है वोटिंग के समय। तो ये मतलब इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ इस बात से आपको कि प्रवासी जो वोटर हैं, खासकर बिहार राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार से लोग पूरे इंडिया में माइग्रेट करते हैं, वर्ल्ड में भी जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे एक जो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है माइग्रेशन का, खुद बिहार में भी। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ी संख्या में ये वोटर है, और ये सिर्फ मुद्दा प्रवासी वोटरों का नहीं है, मुद्दा तो जो बिहार में रह रहे हैं उनके लिए भी है कि आखिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करना चाह रहे हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट में करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने टाइम इतना कम क्यों दिया। दूसरी बात, जो विपक्ष संदेह जता रहा है कि अगर आप इस तरह का कोई प्रावधान लेकर आए हैं ठीक चुनाव से पहले, तो उनकी कहीं ना कहीं वो इस फैसले की जो मंशा है ना, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि एक खास वर्ग या फिर एक बड़ा तबका जो है वो उससे वोटिंग राइट छीन लिया जाए या उसका नाम इससे स्ट्रक ऑफ हो जाए लिस्ट से, यानी वो वोट ही ना कर पाए। तो ये भी आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पे। तो दस्तावेज की जो प्रक्रिया है, आप मान के चलिए कि जब राशन कार्ड भी बनते हैं किसी स्टेट में, जैसे हरियाणा का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हरियाणा में जब फैमिली आईडी, एक परिवार पहचान पत्र लागू किया गया, और जब वो बना तो उसमें इतनी दिक्कतें आई कि अभी तक लोग उसको ठीक करा रहे हैं। यानी कि एक आदमी जो स्टूडेंट है उसको दिखा रखा है कि जी ये सरकारी नौकरी में है, इसके पास 4 गाड़ियां हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं। और हरियाणा तो बिहार के कंपैरिजन में काफ़ी उन्नत स्टेट माना जाता है। जब वहाँ ही इतने टाइम में ये चीज़ नहीं हो पाई, 4 से 5 साल में, तो फिर आप 20-25 दिन में या 1 महीने में बिहार जैसे राज्य में आखिर ये एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, ये मेरी समझ से परे। जहाँ पर ये भी दिक्कत है कि वहाँ अनुसूचित जाति की भी आबादी ज़्यादा है, जनजाति भी है, महादलित हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि जब 10th पास लोग भी कम हैं, जिन्हें 10th में ये भी हो कम से कम फॉर्म भरने लायक भी काबिल बन सकते हैं, लेकिन 10th भी नहीं है जो लोग, तो और इसमें 20% लोगों की बात हो रही है जो प्रवासी मजदूर हैं उनके, जो बिहार में हैं उनको तो 10th लेवल पे भी हैं, ब्लॉक में भी दौड़ेंगे, भटकेंगे भी, सेटिंग भी होगी, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो बिहार से बाहर हैं वो संपर्क करें कैसे, सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है। हम आप पे राहुल विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ आशीष भी हैं। आशीष, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फॉर्म है ये आप भी देखिए, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप यहाँ से देख सकें तो देखिए। ये है ऑनलाइन जो उसका फॉर्म है, गणना पत्र प्रारूप है ये फॉर्म है, यही फॉर्म भरना पड़ता है और इसके बाद इस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप बाहर हैं तो आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, साइन कीजिए और अपने बीएलओ को फ़ोन कीजिए। बीएलओ को फ़ोन कीजिएगा, वो उठाएंगे नहीं, और वो उठाएंगे भी तो कहेंगे 10 मिनट बाद। एसडीएम को फ़ोन कीजिए, वो कहेंगे मीटिंग में है साहब। तो ये सारी समस्याएं आ रही है। आप बिहार से बाहर हैं, आपके भी वोटिंग बिहार में ही है, बिहार का ही वोटिंग डालते हैं आप, दिल्ली से तो नहीं आप? नहीं। तो इसमें अगर देखिए ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये जब इसके वेबसाइट पर जाएंगे आपको लगता है कि ये आसानी से फॉर्म आप भर के यहाँ से सब कुछ कर पाएंगे आप बैठ के वहाँ पर बिहार के लिए? देखिए, ये तो मुश्किल है। फॉर्म, सरकारी फॉर्म कोई भी हो, चाहे वोटर आई कार्ड के लिए हो या फिर नागरिकता के लिए हो, आधार कार्ड के लिए हो, या जनरल किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म ही क्यों ना हो, जब ड्यूरेशन कम होता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, वर्कलोड बढ़ता है, सर्वर डाउन होता है। ये कॉमन सी बात है हर एक डिपार्टमेंट में। और वैसे ऊपर से उसमें तो कहा जाता है कि मतलब जब किसी सरकारी नौकरी के लिए हम आवेदन करते हैं तो लाखों में आंकड़ा रहता है, लेकिन यहाँ करोड़ों में आंकड़ा होगा। तब इस सर्वर डाउन की स्थिति को कैसे संभाला जाएगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि बीएलओ को आप फ़ोन करेंगे, तो फ़ोन पे कोई काम नहीं होता है, सीधी सी बात है।
फ़ोन पे आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। जब तक आप फिजिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, आपका फॉर्म नहीं पूरा हो पाएगा, आपका वोटर आई कार्ड नहीं बन पाएगा। और आप भी जानते हैं कि सरकारी काम 1 महीने का जो टाइम दिया गया है, महकमा वैसे भी स्लो है, ऊपर से बिहार है, तो आप ये आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि बैठे-बैठे बिहार से दूर आप नहीं कर पाएँगे, आपको जाना पड़ेगा। यही चीज़ अगर जैसे विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर आप ये प्रक्रिया शुरू कर दिए रहते तो आपके पास टाइम बहुत होता। आपके पास लगभग 1 साल का टाइम था। आप 1 साल का टाइम नहीं देते, 6 महीने का टाइम देते। आपका सर्वर भी काम करता, लोग भी वहाँ जाते, लोगों के पास, जैसे अलका जी ने बताया और हम सब वाकिफ़ हैं इससे कि बिहार जाने के लिए कितना मशक्क़त करना पड़ता है। आज के डेट में जब आपको वेटिंग टिकट में आपको घुसने तक नहीं दिया जाता है ट्रेन में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लोग पलायन करके बाहर में हैं, उनका वोटर आई कार्ड कैसे बनेगा। ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और विपक्ष जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल सही आरोप है कि वोटर आई कार्ड से जो भी नाम है वो कटने जा रहा है। लेकिन मैं 1-2 शब्द में इसका भी आपको बता देता हूँ कि ये सब करने के पीछे मकसद और मंशा क्या है। तो मकसद जो है वो मुझे जो लग रहा है वो सही है कि अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, फर्जी वोटर्स के बाद जो चुनाव आयोग जो कह रही है कि फर्जी वोटर हम हटाना चाहते हैं, और ताकि जो बिहार से बाहर के हैं, जैसे नेपाल से कोई आ गए होंगे, बांग्लादेश से आ गए होंगे, या फिर किसी दूसरे राज्य से जैसे बंगाल से आ गए हों और वहाँ पर रह के फर्जी वोटर बनवा लिए और वोट डालना चाहते हैं, तो उसको हम हटाना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग का सिर्फ तर्क है। उसी को नहीं, हाँ। और जो बिहार से पलायन होकर के जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जहां भी है, और वहां भी उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बना लिया है। उनका अब ऐसे परिस्थिति में 2-2 जगह वोटर आई कार्ड है। अब इस चीज को भी आप समझिए कि बिहार में वोटिंग परसेंट हर साल कम क्यों रहता है। लोकसभा इलेक्शन में 50% से ऊपर नहीं जा पाता है। विधानसभा में आप 60 मुश्किल से क्रॉस कर पाते हो। तो ये भी बड़ी बात है जिसको गौर करने वाली बात है। और जो चुनाव आयोग की ओर से कहा भी गया है, तो मकसद मुझे सही लग रहा है कि 2 जगह अगर वोटर आई कार्ड है तो उसमें से 1 जगह पे होना चाहिए, दोनों जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग और दूसरी बात, अगर मान के चलिए जो 30% लोग भी जिनका सिर्फ बिहार में ही वोटर आई कार्ड है, बिहार से बाहर नहीं है, उसमें कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए बिहार जाते हैं? बहुत कम है, बहुत कम। मुझे लग रहा है कि उस 30% में मुश्किल से 10% लोग ही होंगे जो स्पेशली वोट डालने के लिए बिहार जाते हैं। हाँ, अब तो ये भी होगा ना कि जो जाना भी चाहते हैं उनका भी नाम नहीं रहेगा, तो वो जाएंगे कैसे अगर आप वोटर लिस्ट से ही नाम कट जाए तो। अलग समझने वाली बात ये भी है कि देखिए, ये जो फॉर्म है और इसमें जो डिटेल्स दी गई है कि 11 चीज़ दीजिए आप, लेकिन इतनी डिटेल्स आम लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वो मतलब जुगाड़ से भी नहीं निकाल सकते। आप अगर 10th पास नहीं है तो, और ज़्यादातर देखेंगे आप, जब डेटा देखेंगे तो आपको ज़्यादातर लेबर क्लास ही हैं जो बाहर हैं, बिहार से जो कमाते हैं, और वो बिहार जाते हैं तो कभी अगर मौका मिला तो वोटर के लिए चले गए, और नहीं भी गए तो फिर बिहार से बाहर रहे। दूसरी बात जो आशीष ने कहा कि बाहर हम वोट कितने लोग जाते भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वो वोटर लिस्ट में नाम हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर जुड़वा लें, चाहते हैं। लेकिन ये एक मिडिल क्लास को अगर छोड़ दें तो जो नीचे लोअर क्लास हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा ठेला वाला हैं, उनके पास तो बाहर में आकर वोटर लिस्ट बनवाने की भी मुश्किल होती है। वो रेंट पे रहते हैं तो उनको प्रूफ भी देना होगा। तो अगर जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे प्रूफ के तौर पर देंगे क्या? जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड होगा उनको रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए होगा, तो ये भी होगा। तो ये प्रवासियों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या है ना। सबसे बड़ी बात तो लेबर क्लास के लिए भी समस्या है, जो दलित हैं उनके लिए, जो बैकवर्ड हैं उनके लिए, जो 10th से नीचे हैं उनके लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग को थोड़ा टाइम देकर इसे समझना चाहिए? या फिर आपको BLO की बात हो रही है तो आप घर घर नहीं जा रहे हैं, 2 बार में कह देने कि रिटर्न हो जाना चाहिए, तो ये क्या आपके तर्क से लग रहा है कि ये सही है कि 2 बार में घर जाए, BLO नहीं मिला तो फिर नाम काट दिया जाएगा? जैसे मेरी मम्मी है, वो बिहार में रहती हैं। मैंने उन्हें बताया कि ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप देख लेना, और किसी से आप हेल्प लेके अपना वोटर लिस्ट में नाम वगैरह जो भी है अपना कर लेना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी तक कुछ आया नहीं है, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं उस पूरे एरिया में, सोसाइटी में, कॉलोनी में कह दें, वहाँ पे बहुत लोगों को पता ही नहीं है, महिलाओं को स्पेशली, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती भी नहीं है पॉलिटिक्स में।
तो उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या तो है ही। और सबसे बुरी बात ये है कि अगर किसी भी कारणवश अगर हम वोट नहीं दे पाते हैं, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना विधायक चुनें। तो ये कहीं न कहीं हमारे हक के साथ भी वो है ना, कटौती है, मतलब बुरी चीज़ है कि हम अपना वो भी नहीं कर पा रहे, जो एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है मुझे। तो हाँ, ये दिक्कत तो है। और ये जो निचले तबके के लोग हैं, जो बाहर आके मजदूरी का काम कर रहे हैं, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके कर सकते हैं कि चलो एक बार चले जाएं और करने का ट्राई करें। उन लोग के लिए काफ़ी दिक्कत है। और ये फैसला तो मुझे भी बिल्कुल तर्कहीन ही लग रहा है कि 1 महीने का टाइम दे दिया आपने, और आपने कहा कि पूरा बिहार, जिसमें इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, सब अपना लिस्ट में शामिल कर ले। तो जी। हाँ, तो मतलब देखिए, आपको यहीं पे कुछ तो केस स्टडी आपको मिल ही जाएगा कि आपको पता है कि कितने समस्याएं होंगी। लेकिन जो आपको फॉर्म की बात हो रही थी, तो ये भी बता दें डेटा। राहुल, जो डेटा कह रहा है वो 8 करोड़ कुल आबादी है जो बिहार की, जो वोटर्स हैं उसमें, जो चुनाव आयोग कह रही है मोटे तौर पर 8 करोड़। इसमें से देखें तो 4 करोड़ 96 लाख लोगों की जो वोटर लिस्ट है, वो 2003 तक की जो वोटर लिस्ट है उसमें चुनाव आयोग वेबसाइट पर अपलोड कर चुकी है। लेकिन जो बाकी बचे 3 करोड़ के करीब में, उनका वोटर लिस्ट के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो कैसे जोड़ेंगे। दूसरी बात है कि कुछ लोग सेटिंग करेंगे। दूसरी बात, इसके बाद आप समझिए तो फ़ोन भी मिलाएंगे, घर घर जाएंगे, बीएलओ होगा। और इसके अलावा जो 94 लाख बाहर प्रवासी हैं, उनको लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि वो कैसे जाएंगे। और अब तो 1 महीने का वक्त भी नहीं है, 25 दिन में, 25 जुलाई तक देने हैं। तो आप समझिए कि आज 4 से 5 तारीख है, 5 में है, तो 20 दिन में ऐड ऑन कैसे होगा। तो ये ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि ये चुनाव में इनडायरेक्टली वोट डिस्काउंट काटने की जो वजह है, ऐसा लग रहा है ऐसा कि हो सकता है कि चुनाव में आपका आप इस पे क्या सोचेंगे कि सच में चुनाव में ऐसा हो सकता है खेल? देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने लिया है इसके बाद ही सवाल उठाना शुरू किया। आपने देखा था महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उससे पहले हरियाणा का हुआ। महाराष्ट्र की लिस्ट लेकर बैठे राहुल गांधी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, जिसमें एनसीपी से सुप्रिया सुले थी और जो है एमएनएस से भी लोग थे। तो उन्होंने उसमें आरोप लगाया कि कैसे कुछ पर्टिकुलर जगहों पे कुछ ही दिनों में लाखों वोट ऐड कर दिए गए और कुछ जगहों पे बहुत सारे वोट गायब किए गए, यानी कि काट दिए गए। तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उसको लेकर उन्होंने एक लेख भी लिखा अखबारों में, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। राहुल गांधी का वो लेख था। तो विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है राजू, और वो बार बार ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ तरीका ढूंढा जा रहा है जिससे कि कानूनी तौर पे ऐसा लगे कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश है। कि आप ये कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए, चुनाव आयोग की जो स्वायत्तता है उस पर सवाल उठ रहा है कि उसकी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो कितना इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है। जब पवन खेड़ा ये कहते हैं कि हम आज चुनाव आयोग के दफ्तर आए हैं, तो हमें लगा कि जो है आपको भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा दफ्तर तो है ही, वहीं अपना एक दफ्तर खोल लेना चाहिए। आप क्यों यहाँ टैक्स पेयर के पैसे से ये दफ्तर खोल कर बैठे हैं? आरोप बिल्कुल जायज है, और मैं मानता हूँ कि चुनाव आयोग को सफाई भी देनी चाहिए, सफाई वो दे भी रहे हैं। लेकिन भरोसा कैसे हो इस बात पे कि आप लगभग आधे वोटर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आधे वोटर जो हैं आप उनको 1 महीने से भी कम का वक्त देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी कागजी कार्रवाई, जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स है कि जो आदमी जिसके लिंक नहीं है, जो आदमी कम पढ़ा लिखा है, और जैसे ही बिहार का मतलब हम देखते हैं कि बिहार की जो डेमोग्राफी है उसका पैमाना क्या है, लोग कितने पढ़े लिखे, लोगों के पास एक्सेस कितना है चीज़ों को लेकर, उस राज्य में आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कराने के लिए एकदम से मैदान में उतर जाते हैं और कहते हैं कि अब जो है 25 दिन का टाइम है, 28 दिन का, और आप ये कर लीजिए, अदरवाइज आपका नाम जो है कट जाएगा। मतलब कि कोई स्कोप नहीं छोड़ा है कि अगर ये प्रक्रिया आपने पूरी नहीं करी तो आपका नाम कट जाएगा। आपका वोटिंग उस समय जब आप जाएंगे कि भाई ये मेरा वोट है, तो वो देखेगा जी इसमें लिस्ट में नाम नहीं, आप अपने घर जाइए, आप राजू वोट नहीं डाल सकते। तो मुझे लगता है जरूर ये विवादास्पद फैसला है इलेक्शन कमीशन का, और विपक्ष जहां तक सवाल उठा रहा है कहीं ना कहीं उन बातों में मुझे दम नजर आता है। देखिए, अभी थोड़ा वक्त तो है, मतलब 20 दिन है। अब हो सकता है कि विपक्ष के हंगामा हो या फिर चुनाव आयोग विचार विमर्श करे इस पर, और उसके बाद वो फैसला वापस ले, बोले कि थोड़ा टाइम दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अभी तो चुनाव से पहले जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है और ये कदम उठाया है, इससे काफ़ी लोगों की परेशानी भी हो रही है। कई सारी समस्याएं आएंगी जिस पर हम बातचीत करेंगे और हर दिन आपको हम बताते भी रहते हैं।
लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि हो सकता है चुनाव में से वोट काटने की जो ये नया चुनाव आयोग की इनडायरेक्ट प्रक्रिया है। दूसरा आरोप ये भी है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता है वो कह रहे हैं कि एनआरसी वाला जो प्रक्रिया है वो इनडायरेक्ट इसमें अप्लाई किया जा रहा है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लपेट रहा है, लेकिन इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष, समस्या तो सत्ता पक्ष को भी होगी, नीतीश कुमार भी हैं सत्ता में, मतलब बीजेपी भी है, तो ये गठबंधन वाले उनको भी होगी। लेकिन ये और बात है कि वो सत्ता में होते हुए ये सवाल उठा ही नहीं रहे और बाकी विपक्ष तो उठा रहा है। हालांकि इसकी असर कितना होगा बिहार चुनाव पर, ये और उससे पहले 25 जुलाई तक चुनाव आयोग क्या कुछ नया फैसला लेती है, क्या ये मोड़ सकती है अपने ट्विस्ट पे बैक, अपने कदम को कर सकती है कि नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपके साथ फिर से इस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। फिलहाल हम सभी साथियों को दीजिए इजाज़त और आप हमारे साथ न्यूज़ तक पर बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।